Parvovirus B19. Parvovirus B19 causes exanthema and other clinical syndrome. Some 50% of children and 60 to 90% of adults are seropositive. Most infections are spread by the respiratory route. Although spread via contaminated blood is possible, the virus has particular tropism for red cell precursors. तो यहाँ पे ये बताया है कि ये एक्जेंथम काज करता है। अदर क्लिनिकल सिंड्रोम्स इसमें देखने को मिलेंगे जो हम साइन सिम्टम में देखेंगे पार्वोवायरस B19 की वजह से। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन जो है स्प्रेड कैसे होता है, रेस्पिरेटरी रूट से और वाया कंटामिनेटेड ब्लड से भी पॉसिबल है। और वायरस जो है उसमें पार्टिकल ट्रोपिज्म देखने को मिलेगी रेड सेल प्रिकर्सर्स में। और क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो मेनी इन्फेक्शंस आर सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिजल्ट आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 21 days। द क्लासिक एक्जेंथेम इरिदमा इन्फेक्शियोसम, यहाँ पे इरिदमा इन्फेक्शियोसम ये मेन है। एक्जेंथेम यानी इरिदमा इन्फेक्शियोसम इज प्रेसिडेड बाय प्रोडोमल फीवर एंड कोराइजल सिम्टम, स्लैप्ड चिक रैश। स्लैप्ड ये जैसे बच्चे को स्लैप मार दिया हो चिक पे, उस तरीके का स्लैप मारने पे जो सा रेडनेस आ जाती है उस तरीके का स्लैप चिक रेसेस। तो स्लैप्ड चिक सिंड्रोम जो है वो पार्वोवायरस B19 में देखने को मिलता है। तो इसमें हमने यही देखा कि इरिदमा इन्फेक्शियोसम ये मेन है ना, और कोराइजल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, स्लैप चिक रेसेस मिलेंगे, बट द रेस इज़ वेरी वेरिएबल इंक्लूडिंग ग्लाव एंड स्टोकिंग। In adults, polyarthropathy is common. Infected individual have a transient block in erythropoiesis for a few days. मतलब ब्लॉक हो जाएगा erythropoiesis कुछ दिन तक के लिए। This is of no clinical consequence except in individual with increased red cell turnover due to hemoglobinopathy or hemolytic anemia who develop an acute anemia that may be severe. Erythropoiesis usually recover spontaneously after the 10 to 14 days. Immunocompromised individual can develop a more sustained block in the erythropoiesis in response to chronic viremia that result from their inability to clear the infection. Infection during the first 2 trimesters of pregnancy can result in intrauterine infection and impact of fetal bone marrow. It causes 10 to 15% of non-immune hydrocephalus, a rare complication of pregnancy. देखिए इसमें क्या था, क्लिनिकल फीचर में अपन को याद रखना है, स्लैप चिक रेस देखने को मिलेंगे और इसमें ग्लाव एंड स्टोकिक वाला फिनोमिना मिलेगा, साथ में पॉलीआर्थोपैथी मिल सकती है, ट्रांजिएंट ब्लॉक हो जाएगा एरिथ्रोपोइसिस। अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बंदा है तो उसमें क्या होगा, लंबे समय तक एरिथ्रोपोइसिस में ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि हीमोग्लोबिनोपैथी, हीमोलाइटिक एनीमियास ये सब अगर किसी को है तो उसको कंसिक्वेंस देखने को मिलेंगे, नहीं तो उसके ज़्यादा कंसिक्वेंस नहीं आएंगे। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ को ज़्यादा दिक्कत होगी और वायरेमिया, क्रॉनिक वायरेमिया हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हो रहा है अगर इन्फेक्शन इसका पार्वोवायरस B19 का, तो यहाँ पार्वोवायरस B19 का, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिटल बोन मेरो जो है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और इससे नॉन इम्यून हाइड्रोफिटालिसिस हो सकता है, नॉन इम्यून हाइड्रोप्स। अब क्लिनिकल फीचर्स देखो इसमें, सबसे पहले फिफ्थ डिसीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ डिसीज़ क्या होती है, इरिदमा इन्फेक्शियोसम। तो स्मॉल चिल्ड्रन में जैसे 3 क्लिनिकल स्टेज देखने को मिलेगी। पहले स्लैप चिक्ड अपीयरेंस रहेगा, फॉलोड बाय मैक्यूलोपॉपुलर रेसेस प्रोग्रेसिंग टू रेटिकुलेट इरप्शंस ऑन द बॉडी एंड लिम्स, देन अ फाइनल स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। तो सबसे पहले स्लैप चिक रेसेस आएंगे, फिर उसके बाद में मैक्यूलोपेपुलर रेसेस आएंगे, ठीक है, और फिर रेटिकुलर इरप्शंस देखने को मिलेंगे बॉडी और लिम्स पे, और फाइनली क्या हो जाएगा, रिजोल्यूशन हो जाएगा, है ना। ग्लाव एंड स्टोक सिंड्रोम, यहाँ पे यंग एडल्ट्स में क्या होगा, फीवर, परप्यूरिक इरप्शंस विथ क्लियर मार्जिन एट द रिस्ट एंड एंकल। तो फीवर रहेगा, परप्यूरिक इरप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आर्थोपैथीस हो सकती है, एडल्ट एंड ओकेजनली चिल्ड्रंस में आर्थोपैथीस वगैरह होगी, है ना। सिमेट्रिकल और स्मॉल जॉइंट पॉली आर्थोपैथी हो सकती है। और चिल्ड्रंस में क्या होगा कि लार्जर जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। इम्पेयर्ड इरिथ्रोपोइसिस, हाइड्रोप्सिटालिसिस हो सकता है, अपन ने देखा ही था कि मैटरनल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें क्या होगा, फिटस को एनीमिया होगा, एप्लास्टिक क्राइसिस या हाइड्रोप्सिटालिस के चांसेस बनते हैं।
और एरिथ्रोपोइसिस में इम्पेयरमेंट आ रहा है। तो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला फिफ्थ डिसीज़ यानी रिदमा इन्फेक्शियोसम। फिफ्थ डिसीज़ किस में देखने को मिलती है? पार्वोवायरस B19 की वजह से स्मॉल चिल्ड्रन में, जिसमें 3 स्टेज में देखने को मिलेगा। पहला क्या रहेगा? स्लेप्ची का अपीयरेंस, फिर रहेगा क्या होगा? फॉलोड बाय मैक्यूलोपेपुलर रेसेस। फिर जो कि प्रोग्रेस किस में हो जाएगा? रेटिकुलर एरप्शंस ऑन द बॉडी एंड लिम्ब, एंड फाइनली स्टेज में रिजोल्यूशन हो जाएगा। फिर ग्लाउवेन-स्टोक सिंड्रोम पढ़ा, तो वो किस में देखने को मिलेगा? यंग एडल्ट्स में ग्लाउवेन-स्टोक सिंड्रोम। उसमें फीवर रहेगा और परप्यूरिक इरप्शंस, जिसके क्लियर मार्जिन्स रहेंगे रेस्ट एंड एंकल पे, और म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। फिर आर्थोपैथीज देखने को मिलेगी एडल्ट्स में, जिसमें कि सिमेट्रिकल स्मॉल जॉइंट में पॉलीआर्थोपैथी हो रही है। चिल्ड्रंस में लार्जर जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। इम्पेयर्ड एरिथ्रोपोइसिस हमने देखा, जो कि एडल्ट्स में देखने को मिल रहा है। हेमेटोलॉजिकल डिसीज और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में देखने को मिल रहा है, जिसमें माइल्ड एनीमिया होगा, है ना। और हेपेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल सकती है। जिन लोगों में हेपेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी, उनमें एप्लास्टिक क्राइसिस में जा सकते हैं, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर एप्लासिया हो जाएगा, रेड सेल एप्लासिया। हाइड्रोप्सिटालिसिस देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस इसमें क्या करेंगे? IgM टू पेरोवायरस B19, ठीक है, IgM कराएंगे इसमें। और इसके बाद में अगर सीरो कन्वर्जन टू IgG पॉजिटिव कन्फर्म्स इन्फेक्शन। मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं इसका? इसके लिए अपन को सेल्फ लिमिटिंग है। सिम्टोमेटिक पेशेंट को आर्थराइटिक सिम्टम्स वगैरह आएंगे तो वहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। सीवियर एनीमिया के लिए ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, वायरीमिया को ठीक करना पड़ेगा एंटीवायरल से, और प्रोफाइलैक्सिस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी देंगे। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को इन्फेक्शन है तो वहाँ पे सेरोलॉजी कराएंगे, और फिर उसको IgG पॉजिटिव है या नहीं है ये चेक करेंगे। उसमें हाइड्रोस्पिटालिसिस को ट्रीट करना पड़ेगा फीटल ट्रांसफ्यूजन करके। प्रेगनेंसी को मॉनिटरिंग करना पड़ेगा USG से।